नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है असिस्टिव डिवाइसेस फॉर द पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव एक्सपर्ट्स। टू माय लेफ्ट इज डॉक्टर सीडी तंबोली, ही इज रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ एनएबी, एंड टू माय एक्सट्रीम लेफ्ट इज डॉक्टर अंजुल शर्मा, शी इज सीनियर लेक्चरर एट डाइट अंडर SCRT. Both the expert will be delivering messages and discussing about the today's topic of discussion. I would like to request my viewers, if they have any query or want to share their views, they can call us on our toll free number. और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008, 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। तो आइए हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम मैम, वेलकम सर। सर, जैसे कि हमें पता है कि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इट्स रिगार्डिंग असिस्टिव डिवाइसेस और वी कैन से एड्स एंड अप्लायंसेस दैट आर गिवन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। सो हम कैसे जान सकते हैं कि किस तरह के पर्सन को किन तरह की एड्स एंड अप्लायंसेस की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, इनकी पढ़ने लिखने की सिस्टम दूसरे विकलांग बच्चों से अलग होती है। जो मेंटली रिटार्डेड या हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं, उनकी रीडिंग एंड राइटिंग मेथड जो है वो बिल्कुल एज नॉर्मल बच्चों के जैसी ही होती है। बट हमारे ब्रेल जो ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं, दैट द टेक्निकली इट इज़ नोन एज ब्रेल सिस्टम। लुई ब्रेल जो ही हैड डिस्कवर्ड दिस सिस्टम, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज ब्रेल सिस्टम. And Braille system is nothing but a permutation and combination of 6 dots. I will show you. Can you see these 6 dots over here? There are 6 dots over here. 1, 2, 3 on the left, and on the right there are 4, 5, 6. Now one has to remember, in other words, there are 3 dots on the left and 3 dots on the right. Or you can say there are 2 dots at the top, which is 1 and 4, 2 dots in the middle, which is 2 and 5, and 2 dots at the bottom, which is 3 and 6. Now, if you change this cube, you can have different shapes. For instance, this over here, you can see on the left hand there are 3 dots, 1, 2, 3. The 4th dot is not there, the 5, 6. This is 1, 2, 3, 5, 6. If you change it this way, then it is 1, 2, 4, 5, 6. Now, Braille is nothing but a permutation and combination of 6 dots, and basically Braille is phonetic in nature, in the sense what is A in English is A in Hindi, O in Bengali, and so and so. B is B, C is Ch. That is why within these 6 dots you can write any language, any Indian or international language. You can write by how do we write? That is the thing which I would be explaining you later on. Now, first of all, I would request Dr. Sharma to give a list of the specialized aids and appliances that are required for the education of the visually handicapped. आप लिस्ट में बता दीजिए क्या क्या है। विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए जो एड्स एंड अप्लाइंसेस हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ राइटिंग डिवाइसेस होती हैं, कुछ ब्रेल राइटर्स होते हैं। एड्स एंड अप्लाइंसेस बेसिकली प्रोस्थेटिक डिवाइसेस हैं जो इम्पेयरमेंट को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे लॉन्ग केन्स हैं, राइटिंग गाइड्स हैं, ब्रेल राइटर्स हैं, टॉकिंग वॉचेस हैं, सिग्नेचर गाइड हैं, टॉकिंग कैलकुलेटर्स हैं, गाइड डॉग्स भी यूज़ किए जाते हैं। बेसिक लो विज़न डिवाइसेस होती हैं, ऑप्टिकल लो विज़न डिवाइसेस हैं। इनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। नॉन ऑप्टिकल लो विज़न डिवाइसेस हैं, लार्ज प्रिंट प्लेइंग कार्ड्स हैं। कुछ मेडिकल डिवाइसेस भी डेवलप किए गए हैं, जैसे ग्लूकोमीटर है, ऑडिबल प्रेस्क्रिप्शन रीडिंग डिवाइस है। इसमें से जो बेसिक लो विज़न डिवाइसेस हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स हैं, इंक्रीज्ड बाईफोकल एड्स हैं, सिंपल मैग्नीफायर और टेलीस्कोप हैं, रीडिंग स्टैंड्स हैं, लैम्प्स हैं। ऑप्टिकल लो विज़न डिवाइसेस, इसमें ऑप्टिकल लो विज़न डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं इमेज को ऑल्टर करने के लिए, फोकसिंग ठीक से हो सके, साइज़ उसका ठीक रहे,
जो लो विज़न बच्चे उसको ठीक से रीड कर सकें, उसका कॉन्ट्रास्ट सेट करने के लिए, ब्राइटनेस और कलर सेट करने के लिए। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लेंसेज होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्पेक्टिकल्स हैं, हैंड हेल्ड मैग्नीफायर हैं जिसके बारे में डिटेल में हम आपको बाद में बताएंगे, स्टैंड मैग्नीफायर्स हैं, हेड बाउंड लेंसेज हैं, सीसीटीवी कैमरा हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल डिवाइस हैं। कुछ नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस भी होती हैं लो विज़न डिवाइसेस, जैसे लार्ज फ़ोन डायल्स हैं, लार्ज बुक प्रिंट, ऑडिबल क्लॉक एंड अलार्म्स, टच वॉचेस हैं। ये ऑप्टिकल लो विज़न डिवाइसेस हैं, इसमें हमें किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जो राइटिंग के लिए हम डिवाइस अप्लायंसेस यूज़ करते हैं वो एक ब्रेल स्लेट है। ब्रेल स्लेट जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, ब्रेल स्लेट है एक प्लास्टिक का और स्टाइलस है। ये मॉडिफाइड फॉर्म में है। पहले वुडन के साथ में बीच में मेटल का एक फ्रेम आता था, उसको जनरली यूज़ करते हैं। इसमें 6 डॉट सिस्टम होता है। इसमें हम ब्रेल किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हर सेल में 3 नॉचेस होती हैं, एक साइड में और दूसरी साइड में भी वर्टिकल एज होती है। टोटल 6 एजेस होती हैं। इसमें राइट से लेफ़्ट की तरह एम्बोजिंग होती है। फिर पेपर को जब लिख लिया जाता है तो पेपर को पलट कर टर्न करके उसको टच के साथ में पढ़ाया जा सकता है। तंबोली सर अभी आपको इसमें ब्रेल स्लेट और स्टाइलस की हेल्प से थोड़ा सा लिखकर बताएंगे और बताएंगे कि कैसे किया जाता है। देखिए जो ब्रेल स्लेट है इसमें ईच कॉलम में देयर आर 6 डॉट्स एम्बॉस करना पड़ता है ना। इसमें क्या करते हैं, जब हम ऊपर से डॉट एम्बॉस करते हैं तो डॉट तो ऑपोजिट साइड में ही जाता है, तो जब हमको पढ़ना होता है तो उसको खोल के हम ऐसा हाथ से पढ़ते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ स्टाइलस में। जैसे हमने ये पंच किया यहाँ पे, अब जो कागज़ उल्टा के जब बच्चे पढ़ेंगे उंगली से तो ये लेफ्ट को आ जाएगा। हमने इसे लेके जे तक लिखा है। और ब्रेल सिस्टम की जो इंग्लिश जो ब्रेल है, इट इज़ वेरी यूज़फुल, वेरी सिस्टमेटिक। हमारे जो 6 डॉट्स है, आपको जो सामने क्यूब में बताया, उस क्यूब में ऊपर के जो 2 डॉट्स है दे आर डॉट नंबर 1 and 4, बीच वाले जो 2 डॉट्स है वो 2 and 5, और नीचे वाले जो 2 डॉट्स है वो है 3 and 6। अब ए से लेकर जे तक जो 10 कैरेक्टर्स होता है, ABCDEFGHIJ, these characters are within the first and the middle row columns, अर्थात 1, 2, 4 and 5 में इसका ये रिमूवल होता है। जैसा लेफ्ट हैंड टॉप का 1 is A, 1, 2 is B, 1, 4 is C, 1, 4 D is E, D। वो ये देखा, वो उसको देखा इंक प्रिंट का जो है। सर जैसे कि आपने बताया कि ब्रेल स्लेट का यूज़ करके हम इसमें प्रिंट कर सकते हैं हाँ। और इजीली रीड कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस भी होते होंगे, क्योंकि जैसे जो लॉन्ग वर्ड्स हैं, जो ज़्यादा लंबे वर्ड्स हैं कॉन्ट्रैक्शंस, हाँ जी, उनके लिए फिर हम इजी वे कैसे बता सकते हैं अपने देखिए। ऐसा है, पहले तो इनको ये डॉट का कंसेप्शंस दे देवे। ये आप लोग को दिखाई देता है, इसमें इंक प्रिंट लेटर है, इसके साथ ब्रेल का डॉट भी दिया हुआ है। फॉर इंस्टेंस ए का देखिए, दिस इज डॉट नंबर 1। जो आपका इंक प्रिंट का बी है, दैट इज 1 and 2, सी इज 1 and 4। ये दिखाई दे रहा है ना उसमें? जी सर। हाँ, तो फ्रॉम ए टू जे यू आर यूजिंग ओनली डॉट नंबर 1, 2, 4 and 5. That is the first line. Braille is basically divided into 7 lines. 63 possible combinations होता है। फर्स्ट लाइन का जो डॉट है 1, 2, 4 and 5 के बीच में, उसके साथ नेक्स्ट 10 लेटर्स के लिए के से टी तक लिखने के लिए फर्स्ट लाइन के साथ आपको डॉट नंबर 3 लगाना पड़ेगा टू ईच कैरेक्टर। ए के साथ डॉट नंबर 3 लगा दिया तो के हो जाएगा, बी के साथ डॉट नंबर 3 लगा दिया तो एल हो जाएगा, सी के साथ डॉट नंबर 3 लगा दिया तो एम हो जाएगा। लाइक दैट यू कैन गो अप टू फ्रॉम के टू टी।
फिर U से Z तक लिखने के लिए क्या होता है, तो फर्स्ट लाइन के साथ आप डॉट नंबर 3 और 6 ऐड करिए. U plus 36 is A plus 36 is U, B plus 36 is V, C plus 36 is X, D plus 36 is Y, and E plus 36 is Z. अब इसमें क्या है, द लेटर W जो है फ्रेंच कैरेक्टर में लेटर W होता नहीं है, दैट इज इट इज इन द फोर्थ लाइन. तो इस करके हम वी कैन यूज दिस. ये तो है ब्रेल स्लेट के बारे में आपको बता दिया. ब्रेल ये ना ब्रेलर जो है, जो ब्रेल मशीन है, उसका भी थोड़ा सा मैं हम ये डेमोन्स्ट्रेशन दे देवे. कहाँ है मशीन? मशीन का वो फोटोग्राफ दिखा दो अंजुम. ये ब्रेलर मशीन है जो कि टाइपिंग के लिए, शॉर्ट हैंड टाइपिंग के लिए यूज़ की जाती है. ये अभी करके बताएंगे सर किस तरह से देखिए, शॉर्ट ऐसा है हैंड कि हम इससे ले सकते हैं. ये जो ब्रेल बल्कि- मशीन है, इसको इस तरफ घुमा दिया जाए. हाँ सर दिखा सकते हाँ, हैं. इसमें देखिए, देयर फॉर द 6 डॉट्स देयर आर 6 कीज. 1 2 3 4 5 6. और बीच वाली है ये, दिस इज फॉर द स्पेसिंग, एंड दिस इज फॉर लाइन चेंजिंग. एक एक लाइन जैसा खत्म हो जाएगा, जब ये लाइन लिखते खत्म हो जाएगा, then you have to change this to the other side and change the line. Or this is the backspace. This is how it goes. इसमें क्या होता है, the dots are embossed on the top. Braille slate में क्या होता है कि you have to punch the dot, it goes in the reverse side, so when you change it, उसका direction change होने के बाद ये, इसका Braille dots are embossed right on top of the paper. So the child is actually, it is easier for him to read and write directly. सर जैसे इसमें आपने बताया कि इट्स इजी टू रीड एंड राइट, हाँ, बट अगर हम इंडिविजुअली अगर हम बात करते हैं तो इट्स नॉट इजीली ट्रांसपोर्टेबल फॉर एनी इंडिविजुअल. एक्चुअली आजकल वो हल्के ये भी कुछ डिवाइसेस डेवलप हो रहा है पर्किंस ब्रेलर के माप पे, प्लास्टिक के, एंड उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहा है. IIT वाज डूइंग समथिंग, लेकिन दिस इज क्वाइट हैवी. ये तो पर्किंस का काफ़ी इट्स हैवी मटेरियल, बट इट कैन बी कैरिड. और क्लासरूम में यदि बच्चे आजकल इंटीग्रेटेड सिस्टम में जब पढ़ते हैं, जी उनका क्लासरूम में उनको सेट किया जाता है. व्हेन दे गो, दे हैव द मशीन ऑन द टेबल, सो दे कैन जस्ट एम्बॉस. So there are some limitations, but a student can use in his or her classroom. Yes, of course this is making sound. हम लोग आजकल ये जो आप डॉट पंच करते हैं, it makes a जी. sound. क्लासरूम में दूसरे बच्चे डिस्टर्ब भी हो सकते हैं. फॉर दैट आजकल वो साउंड लेस सिस्टम से भी वो लोग कुछ बना रहे हैं. इट इज़ इन द रिवाइज्ड स्कीम, और देखते हैं कैसा किया जाए. ये जो सर आपने ब्रेलर मशीन के बारे में हमें हमारे व्यूअर्स को बताया है, हाँ, तो इसके बारे में आप और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? there are different types of braille machines. This is the known as the Perkins Brailler, which is compatible. इसमें बाकी जर्मन का मार्बुर्ग है, फिर वो ये आजकल इंडिया में भी बनाते हैं. एक्चुअली पर्किंस ब्रेलर का जो ये है, आजकल दे आर ऑल असेंबल्ड इन इंडिया, एंड इट इज़ अवेलेबल एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट. जी Otherwise this machine is very expensive. It is about $1,000. तो किसी बच्चों के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए खरीदना मुश्किल है. वी आर सेलिंग इट, वर्थ ट्रस्ट जो इसको बेचता है, इट इज़ ओनली एट 9,500 रुपीज़. जी Worth Trust is one organization which are manufacturing all the different aids and appliances for the visually impaired. और सारी चीज़ ये जो आपने दिखाया, ये जो ब्रेल स्लेट है, ये भी वर्थ ट्रस्ट की बनाई हुई है. वर्थ ट्रस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग द ब्रेल मशीन्स, ब्रेलर्स. ऑफ कोर्स उसको पर्किंस ब्रेलर का नाम से ही बोलते हैं, बट अदरवाइज बाकी जर्मन डिवाइसेस है. लंदन में भी कुछ ये था, हॉल ब्रेलर था बहुत पहले का. इट्स बेसिकली ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डॉट्स, अलग अलग मॉडल के होते हैं. So this is so far as the braille reading writing is concerned. The blind child reads with his fingers. वो जो डॉट्स जो embossed होते हैं, उसकी पोजीशन देख के वो पढ़ लेता है ये क्या है, ABCD है, क ख है ना. हिंदी की ब्रेल जो है, इट इज़ बेसिकली फोनेटिकली इन नेचर,
जो के है वो है क होगा, सॉरी हिंदी की और ख वुड बी द ऑपोजिट ऑफ ये। हिंदी की braille. तो ये हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स है आ ई, हर एक का डॉट नंबर्स भी दिया हुआ है। इज डॉट नंबर 1, आ इज 3, 4, 5, ई इज 2 and 4, बड़ी इज 2, 4, 3, 5, ऐसा करके सेम सिस्टम में डॉट कम्बिनेशन। हर ब्लाइंड जो बच्चे हैं इनको इनप्रिंट लेटर भी सीखना ज़रूरी होता है, बिकॉज व्हेन दे साइन तो वो लोग कैसे साइन करेंगे, कैसा ये करेंगे। अब दोज हु आर ब्लाइंडनेस की और एक प्रॉब्लम ये है कि दे हैव गॉट, देयर आर ए फ्यू चिल्ड्रन हु हैव नो विजन एट ऑल, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखा देता है। देयर आर ए फ्यू चिल्ड्रन हु हैव गॉट गुड विजन, मतलब वो पढ़ सकते हैं बड़े बड़े अक्षर में, दे कांट रीड द स्मॉल लेटर्स। तो लार्ज प्रिंट में भी हम किताब बना देते हैं, जो आपकी नॉर्मल किताब है उसको हम स्पेशल मशीन में, जो डुप्लीकेटिंग मशीन है उसमें उसका जो लेटर्स है दे कैन बी एनलार्ज्ड, ताकि जो पार्शियली सीइंग बच्चे हैं, लो विजन बच्चे जो है, दे कैन रीड देम। नॉर्मली व्हाट हैपन्स, एक पार्शियली सीइंग या लो विजन बच्चे जो है, they never read braille with their fingers, they try to read with their eyes, उसमें बहुत strain होता है, और strain होने से उसकी है, that is why I have now introduced when I was the director of education कि भाई they should have it in large print, उनकी किताब हम large print पे बना देते हैं, and accordingly it is very convenient for them. सर जैसे आपने एक्सप्लेन किया और मैम आपने भी बताया हमारे व्यूअर्स को जो डिफरेंट एड्स एंड अप्लायंसेस होते हैं, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रेल। तो ये जो हमने एड्स एंड अप्लायंसेस देखे, ये बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर हम एसोसिएटेड कंडीशंस भी कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ द चाइल्ड इज हैविंग सम काइंड ऑफ मोटर डिसेबिलिटी और वीकनेस है, तो उसके लिए हम कैसे अडेप्टेशंस करेंगे और एडजस्टमेंट्स करेंगे? ऐसा जो मल्टीपली हैंडीकैप बच्चे जो हैं, नॉर्मली व्हाट हैज हैपेंड इज प्रीवियसली व्हेन मेडिकल साइंस वाज नॉट डेवलप्ड, देन वी हैड चिल्ड्रन ऑफ सिंगल डिसेबिलिटी, ब्लाइंड थे या डेफ एंड म्यूट थे, हियरिंग इम्पेयर्ड थे। नाउअडेज विद द मेडिकल साइंस एडवांसमेंट के बाद क्या हुआ है, those children at the earlier age they used to die at a very early age, pregnancy में ख़त्म हो जाते थे। Now these children survive with additional handicaps. There's a multi-handicapped unit. There's the National Trust deals with such type of multiply handicapped children, और उनके लिए कुछ assistive devices adopt करके और ये करके हम करते हैं। जो deaf blind बच्चे हैं उनकी रीडिंग राइटिंग सिस्टम जो है, जो डेफ है, दे कैन नॉट हियर बट दे कैन नॉट स्पीक ऑल्सो, तो उनके लिए ब्रेल सिस्टम से ठीक है। देयर आर ए फ्यू डेफ चिल्ड्रन हु हैव गॉट गुड विजन, वो लोग नॉर्मल प्रिंट से ही पढ़ लेते हैं। जो डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं, जो डेफ बच्चे हैं, उनकी साइन लैंग्वेज का भी आजकल ये हुआ है। ऑल दीज डिवाइसेस आर देयर फॉर मल्टीपली हैंडीकैप्ड एज, सर्टेन एडाप्टेशंस आर नेसेसरी। जी, तो अभी तक हमने डिफरेंट एड्स एंड अप्लायंसेस देखे, एंड ऑल्सो द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेलर्स, द ब्रेल मशीन, और उसमें क्या क्या न्यू इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। अब इसमें हम और आगे जानेंगे कि और कौन से एड्स एंड अप्लायंसेस होते हैं। अच्छा, नाउ वी गो टू व्हाट, एबेकस या टेलर फ्रेम में जा रहे हैं। इसमें एक प्लास्टिक का ब्रेल स्लेट और है, ये थोड़ा दिखाना हाँ, ब्रेल स्लेट का हमने, ब्रेल स्लेट में जैसे जैसे इन्वेंशन हो रहे हैं, पहले एल्युमिनियम की साइड में वुडन होता था और बीच में एल्युमिनियम का होता था। उसके साथ ही जैसा कि आपको अभी दिखाया था, ये प्लास्टिक की ब्रेल स्लेट है, इसमें 6 नॉचेस बने हैं। इसी के साथ एक और नया इन्वेंशन है, ये मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। प्लास्टिक ब्रेल स्लेट है, इसमें नीचे प्लेन प्लास्टिक का है और एक ये फ्रेम लगा हुआ है बीच में, जिसको हम जहाँ काम करना है जिस लाइन में वहाँ फिक्स कर लेते हैं और नीचे बढ़ते जाते हैं, नेक्स्ट लाइन पे फिर फिक्स करके उसका बढ़ लेते हैं। पूरा इसमें इस तरह के नॉचेस यहाँ नहीं बने होते हैं। अब थोड़ा मैथमेटिक्स के लिए कुछ डिवाइसेस दिखाना चाहेंगे आपको। हाँ, लेट मी स्टार्ट विद मैथमेटिक्स के लिए एक ये एबेकस होता है। एबेकस से खोलो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये बहुत एबेकस इजीली कर सकते हैं। एक बार दिस इज द एबेकस। मैं आपको बता दूं, इससे आपका अरिथमेटिक सारी कंपटीशन हो सकती है।
एल्जेब्रा या ज्योमेट्री नहीं होती, उसके लिए अलग डिवाइसेस है विच आई एम कमिंग लेटर ऑन. एबेकस में क्या होता है? You can do addition, subtraction, multiplication, division, square root, decimal, everything you can do on this. Now what we do is, abacus mein there are 15 rows over here. The extreme right is the units column, the second is the tens column, the third is the hundreds column, the fourth is the thousands column. Now in each column you can write from 1 to 9. Before using the abacus, be sure that all the beads are placed, the 4 beads are placed right below the center bar, and the top one bead is placed right above the center bar. This is known as the center bar. Now to write 1, you have to push one bead to the top center bar. If you want to write 2, then 2 beads. For 3 you write 3 beads. For 4 you write 4 beads. Now so from 1 to 4 you can write. For 5 you have to bring the top one. टॉप वाला जो ऊपर का जो है, इसको लाने से नीचे ये 5 बन जाएगा. Now 6 is nothing but 5 plus 1. ये 5 था और ये 1 आ गया. 6, this is 7, this is 8 and this is 9. Now in each column you can write from 1 to 9. If you are writing 1 to 9 in the second column, it would be between 10 and 90. If it is in the third column, it would be from 100 to 900. For instance, if I want to write 25, I write 2 in the second column and 5 in the first column. If I want to write 627, then I write 6 in the third column, 2 in the second column and 7 in the first column. So this concept of formation is very important for the blind child, which are H2O जिसको कहते हैं, units, tens, hundreds, thousands, इस प्रकार से. And with this help you can do calculations very fast. In fact, abacus is the forefather of computer. इसी system से, it is a manual computer practically. You can do all these devices. तो इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए जैसे अबेकस का अगर बच्चा यूज कर रहा है तो उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि कौन से डिजिट यूनिट प्लेस में है, कौन सी टेंस में है, कौन सी हंड्रेड्स में. हाँ, if it is a, हाँ, वो तो जरूरी है. If you want to write 627, तो 600 के लिए थर्ड कॉलम आएगा जी, 2 के लिए 20 का कॉलम जी. तो वो लेफ्ट हैंड से वो कैलकुलेट कर लेगा 1 2 3 4 5 6 करके उसी रॉड में जाएगा. नाउ इसमें मार्किंग है एबेकस में. Abacus is my very favorite subject. So after each 3 row there is this marker. Suppose if you want to add go to the 4th column, you don't have to count 1 2 3 4. ये फर्स्ट कॉलम के बाद लेफ्ट जो है ये 4th कॉलम होगा. सिमिलरली 6th कॉलम का लेफ्ट को जो है वो 7th कॉलम होगा. Then it is easier for them to move. So this is basically the abacus, which can help you in doing all sorts of arithmetic computation. एडिशन के लिए चाहे डिवीजन हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, स्क्वायर रूट हो, ये हो, all these things I know, but for the teachers we only teach them the 4 basic methods: addition, subtraction, division and multiplication. It's very simple and all that cannot be explained within those 2 hours. If I have a separate day, I'll take abacus classes later on. सर एडिशन का थोड़ा सा अब टेलर फ्रेम के बारे में आप बता दो अंजुल जी. सर एडिशन का थोड़ा सा इसमें एक बार हाँ, एडिशन. नाउ फॉर सिंपल इंस्टेंस एडिशन है थोड़ा सा. एडिशन का सपोज इफ यू वांट टू ऐड 2 plus 2, then this is known as direct addition. You have 2 over here. You first write the first number and then add the second number. 2 plus 2 ये आपका, over here you only get the answer. You don't know whether it is 2 plus 2 or 3 plus 1 or 4 plus 0. No one can know. Now this is known as direct addition. Now suppose if you want to add 4 plus 4, so you write 4. Now you cannot add 4 because already there are 4 beads over here. Then if you cannot add another number directly, add the next higher number directly, which is 5. You have to add 5. You have to add 4, but you added 5. That means you added 1 extra. Therefore you deduct 1 from here. So your answer is 4 plus S is 5 plus 3, 8. This is known as direct addition, and direct addition where you don't have to do any calculations.
For indirect addition, when you cannot add a number directly, then you add the next higher number and deduct the extra numbers that you had added. Then you get the answer. So you cannot teach abacus because at the very early stage, because the number concept and this addition of algebra and on abacus is also depending on the concept of minus, subtraction. When you add in a higher number and then you have to deduct. So that's why abacus should be started at the stage of class 1 or first standard or second standard. Then it becomes easier. You cannot start with the number concept का बारे में जब तक concept clear ना हो तब तक उसको abacus नहीं सिखाया जाता है. Arithmetic frame जो है, arithmetic Taylor frame, उसके बारे में अंजुल जी आप बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे सर थोड़ा सा. ये टेलर फ्रेम है. टेलर फ्रेम भी मैथमेटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है. इससे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब हम कर सकते हैं. इसमें ये ऑक्टागोनल शेप में ये होल्स दिए रहते हैं और हर ये ब्लॉक्स दिए हैं. ये ऑक्टागोनल शेप है. ये एक स्मॉल मॉडल है टेलर फ्रेम का. एक्चुअल में ये काफ़ी बड़ा होता है और ये सब कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें 6 साइड्स हैं और 4 जो साइड्स हैं इसमें, इससे पूरा मैथमेटिक्स हो जाता है. जैसे पहले इसकी शेप दिखाना चाहेंगे. ये देखिएगा, इसमें एक साइड में ये नॉच बनी हुई है, दूसरे साइड में 2 साइड में नॉच हैं और प्लेन है. तीसरा साइड इसका है 2 इस तरह के डॉट्स निकले हुए हैं. ये 2 नॉचेस इसकी निकली हुई हैं. फोर्थ जो इसका टाइप है वो ये साइड है. इसमें ट्रायंगुलर शेप में आधा पोर्शन इसका दबा हुआ है और आधा बाहर की तरफ उभरा हुआ है. अब इसमें देखिएगा, मैं ये लगाऊंगी, जैसे 1 मुझे लगाना है इस शेप में, तो इसको 1 साइड की नॉच से हम 1 to 8 लगाते हैं. जो सिंगल नॉच उभरी हुई है इसको डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने से 1 to 8 यहाँ तक हो जाता है. ये 1 लगाने के लिए ये देखिएगा, ये इस डायरेक्शन में जब रहता है तब ये 1 है. ये डायरेक्शन है 1. 2 के लिए इसी का डायरेक्शन थोड़ा ऊपर हो गई है. 1 आगे घुमाया 2 हो गया. 3 के लिए और इस डायरेक्शन और घुमाया, क्लॉकवाइज इसको हम घुमा रहे हैं. 3 हो गया. ये ऊपर का जहाँ मैं टच कर रही हूँ ये 4 है. इसको नेक्स्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो ये 5 हो गया. ये नेक्स्ट मूवमेंट इसका इस ऑक्टागोनल होल में इसको जब मूव किया तो ये 6 हो गया. नेक्स्ट डायरेक्शन 8 और ये 9 तक. 9 8 डायरेक्शन इसी से बनी. 9 के लिए जो 2 नॉचेस दूसरी जो शेप दिखाई थी ये प्लेन एक कट था. 1 से 8 तक हो गया. 9 के लिए जो 2 ये उभरे हुए पोर्शन है इसको सेम जैसे 1 के लिए मूव किया था उस डायरेक्शन में इसको हम रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा. जी मैम, जैसे आपने बताया कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए हमें अबेकस और टेलर फ्रेम की ज़रूरत होती है, और हमने देखा कि उसमें टेलर फ्रेम के ज़रिए हम किस तरह से नंबर्स लिख सकते हैं विद डिफरेंट शेप्स दैट आर एक्सपर्ट हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है. बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है. बलराम एक 9 साल का बधिरांत बच्चा है. वो
एक प्रीमैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात करी थी ब्रेल के बारे में और ब्रेल सिस्टम के बारे में, और इसके बारे में हम और जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। तो आइए अपने डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं। अब जैसा आपने आपको एबकस के बारे में बताया, देयर इज अनदर थिंग नोन एज टेलर फ्रेम। टेलर फ्रेम में जैसा डॉक्टर शर्मा ने बताया कि यू कैन राइट दोज नंबर्स, इसमें स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू ऐड 2 + 4, अब 2 लिखा, उसके बाद प्लस साइन देके नीचे का लाइन में 4 लिखा, गैप देके जो आंसर आएगा, ओवर हियर यू कैन एक्सप्रेस ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें एक मिनट से पहले ये दिखा दें थोड़ा सा, ये क्लियर पिक्चर इसमें दिया हुआ है। जैसे हम 1 से 8 तक हमने डिस्कस कर लिया था। 1 के लिए ये डायरेक्शन है, 2, 3, इस तरह से हम
8 तक हम ये एक ही नोच को इस साइड में रखकर क्लॉकवाइज जब घुमाया था तो 8 तक हमारा इस डायरेक्शन में आ गया था। इसके बाद 9 लिखने के लिए जो दो साइड की ये नोचेस हैं, ये 9 है। 0 के लिए इस तरह से आएगा, प्लस के लिए इस डायरेक्शन में हम रखेंगे, माइनस के लिए ये दोनों नोचेस ऊपर हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए राइट साइड में मूव कराएंगे, डिवीज़न के लिए नेक्स्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे, डेसिमल पॉइंट के लिए ये है, ये डायरेक्शन में जब हम रखेंगे तो इससे पता चलेगा कि डेसिमल लगाया हुआ है। इज इक्वल टू के लिए इन दोनों नॉचेस को नीचे रखेंगे तो इज इक्वल टू है। इसी तरह से मैथ्स में जब हम ए यूज़ करेंगे, ए के लिए दो नॉचेस एक साथ हैं, दो एंगल्स में हैं, इस डायरेक्शन में जब उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऊपर हो जाएगा तो ये बी है, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे नेक्स्ट डायरेक्शन में ऑक्टागोनल होल्स में तो सी हो जाएगा। ये डायरेक्शन डी के लिए दिखाया गया है, एक्स ये एक्स डायरेक्शन है, वाई के लिए ये डायरेक्शन है और जेड के लिए सबसे नीचे इस तरह से ये शो हो रहा है, ये जेड डायरेक्शन है। इसी तरह से ब्रैकेट लगाने के लिए चौथी जो डायरेक्शन ये दिखाई है 4 टाइप्स का, जैसे शुरू में बताया था, हाफ ये दबा हुआ पोर्शन रहता है इनका और हाफ ये उभरा हुआ है, तो ये ब्रैकेट्स दिखाने के लिए है। ये इस तरह के दूसरे टाइप के ये ब्रैकेट्स इसमें दिखाए गए हैं। फर्स्ट जो दिखाया गया है, ये जब ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो ये डायरेक्शन रहेगा, और जो नीचे दिखाया गया है ये जब ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो उसके लिए ये डायरेक्शन इस तरह से दिखाया गया है। ये 4 शेप्स में डिफरेंट साइंस शो किए गए हैं। अब इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये सर आपको बताएंगे। ऐसा है, जो ब्रेल टाइप्स होती है जो टेलर फ्रेम में, एक साइड से कट होता है, बीच में एक कट होता है और दूसरा साइड में प्लेन होता है। जो प्लेन साइड से है ऑक्टागोनल शेप में आप 1 से 8 तक लिख सकते हैं घुमा घुमा के क्लॉकवाइज, और जो कट साइड से है वहाँ से 9, 0, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट और या डेसिमल साइन एंड इक्वल टू साइन होता है। सो टेलर फ्रेम में यू कैन डू ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप, जैसा आप लोग इंक प्रिंट में भी करते हैं ना, 50 मल्टीप्लाइड बाय 5, 50 लिखा, 50 का नीचे 5 लिखा, 5 को पहले 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हुआ, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, उसका लेफ्ट में 25 आ गया। ओवर हियर यू कैन डू स्टेप बाय स्टेप, पर एबेकस में यू ओनली गेट द आंसर। कैसा आया, दैट इज व्हाई एबेकस शुड बी यूज्ड एट अ लेटर स्टेज। इनिशियल स्टेज में टेलर फ्रेम से ही सिखाना चाहिए। ना टेलर फ्रेम की एक लिमिटेशन ये है कि भाई इट इज़ इतने छोटे होल में लिखने में इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी टाइम जाता है। पहले वो लीड से बनती थी, वो जो कॉपर से बनती थी, छोटे बच्चे उसमें मुंह में डालते थे, इट इज़ पॉइजनस। आजकल प्लास्टिक से जो ये है बैकलाइट के या प्लास्टिक से अब बनाते हैं ताकि बच्चे उसको मुंह में नहीं डाल सके और उसमें कोई नुकसान ना हो। सो द टेलर फ्रेम इसके साथ जो है ये है वो आपको दिखा दिया गया है, और टेलर फ्रेम इनफैक्ट इनसे बड़ी होती है, यहाँ पे वो मॉडल है इस नहीं। साइज की होती है टेलर फ्रेम, जनरली इस साइज की होती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। पहले जो होता था उसमें जैसे वुडन साइड में रहता था, वुडन स्ट्रक्चर साइड में होता था और मेटल का बीच में होता था, और वुडन होल्स होते थे, उसमें जो लंबे लंबे ये स्क्वायर्स इसमें दिखाए गए हैं वो साइड में रखने का स्पेस भी रहता है। जनरली बच्चे उसी को यूज़ करते हैं। ये सिंपल मॉडल है जो हैंडी भी है और दिखाने के लिए इजी है, जिसलिए अभी ये यूज़ किया गया है यहाँ पर। ये तो ब्रेल स्लेट ही है ना? ब्रेल स्लेट ही है ये। अब ज्योमेट्रिकल सेट है, ज्योमेट्री किस तरह से करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड्स, ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए, जो ट्रायंगल का अलग अलग शेप के लिए, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 45, टोटल 180 डिग्रीज होती है ना। ये एक टाइप का एंगल ट्रायंगल है। 60 डिग्री। दिस इज अगेन जिसके दोनों साइड सेम है एंड द बेस इज ये, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ ट्रायंगल। आई एम फॉरगेटिंग द नेम्स ऑफ दिस। ये जो डी है, इसका बारे में भी जो एंगल्स है, ज्योमेट्रिकल शेप्स जो बच्चे देख नहीं सकते हैं
उनको अलग अलग शेप का बारे में आइडिया देने के लिए दीज आर दी इक्विपमेंट्स दैट वी यूज, ये स्केल जो हाथ से पढ़ते हैं। अब ये देखिए, दिस इज फॉर कैलकुलेट सेंटीमीटर्स का है। ईच सेंटीमीटर के बाद देयर इज अ मार्कर 5 सेंटीमीटर्स का, दिस इज 5। फिर 10 के लिए लंबा लाइन है, कैन यू सी देम। देन 15 के लिए ये लाइन है, 20 के लिए फिर लंबा आ गया। सो इन ऑल देयर आर 30 सेंटीमीटर्स का है ये। 1 2 3 4 5 एंड देन 6 इज इन बिटवीन। ऐसा करके बच्चे हाथ से पढ़ सकते हैं भाई कितना सेंटीमीटर है। So Suppose if different you say measurement imprints are given on this. measurement imprints are also given. Suppose if you want to add show 7 centimeters, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 7 यहाँ पे लाके लाइन खींच दे, यहाँ से यहाँ तक है 7 सेंटीमीटर। If you want to have 11 centimeters, तो क्या करेंगे आप, ये 5 और ये 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। So this is how the child gets the concept of ये। This is, इससे हम लोग को लेख करते हैं, एंगल्स खींचते हैं ऑन ब्रेल पेपर स्लेट कागज पे, इसको एम्बॉस करके हम ये करते हैं। ठीक है, ये इसी के साथ ये एक स्पर व्हील है, इसको स्पर व्हील कहते हैं। इसको मूव करके कोई भी हम शेप बना सकते हैं। प्लेन पेपर पर कोई शेप वो बनाएंगे, कागज का ऊपर रख के, रखकर रबर और मैट इसके का ऊपर रख के वी कैन ड्रॉ इधर डिफरेंट से हम ये शेप्स। देख सकते हैं कि क्या शेप ये इधर बनी है। इस पर व्हील कहते हैं। डिफरेंट शेप्स की ड्राइंग और करने रबर के मैट लिए है इसको ना? यूज करते हैं। रबर मैट है? नहीं, रबर मैट नहीं है। इसी पर करके देखा, रबर मैट के ऊपर, रबर मैट इसके में नहीं, रबर मैट कहाँ है? रबर मैट नहीं है? नहीं, सब में नहीं है। नेक्स्ट जो एड दिखाने वाले हैं वो फोल्डिंग केन है। ये रखें, हाँ, फोल्डिंग फोल्डिंग केन। केन, ये सर हाँ इधर है। हाँ, ये जो फोल्डिंग केन है, दिस इज सो दैट द ब्लाइंड पर्सन कैन कैरी इट इन हिज हैंड, और पॉकेट में भी रख सकते हैं। ये इलास्टिक लगा हुआ है तो ये खुल जाता है, दिस ओपन्स आउट, नाउ इट्स बिकम अ फुल लॉन्ग केन। नाउ व्हाट हैपेंस इज when you move with the walking stick or a cane or whatever you call it, this is a folding thing, then this will be ahead of me, ताकि मेरे को पता लगेगा कैसा क्या है। if there's any obstruction it will stop, then I know there's something in the air, and this is how the blind person will. Now in order to give any concept to a blind child, for instance suppose when you are entering a room, आपको तो दिखाई देता है कि भाई यहाँ पे ये दीवार है, इतना दूर में ये फोटोग्राफ लगा है, या राइट हैंड कितना दूर है, कितना फिट का है। पहले से उसको वर्बली बता दीजिए कि ये तुम्हारा जो कमरा है दिस इज से 10 by 12, राइट हैंड में इतना दीवार है, उसका ऊपर ये फोटोग्राफ है या कुछ भी है। बिफोर एंटरिंग द रूम द चाइल्ड मस्ट बी टोल्ड क्या क्या कहाँ पे है। राइट हैंड पे टेबल है, लेफ्ट हैंड पे चेयर है, ताकि बच्चे को अपने सराउंडिंग्स की हाँ, अवेयरनेस हो अपनी जाए। सराउंडिंग्स के बारे में। जब एक नॉर्मल स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है दूसरे बच्चों के साथ, वो क्लासरूम में जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनको दिखाई देता है, दे कैन सी कि भाई यहाँ पे टेबल है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड यहाँ पे है, चेयर कहाँ बैठना है, सारी चीज़ पहले एक बार बच्चों को, जो ब्लाइंड बच्चे, लेट हिम गो एंड फील, पहले तो आप बता दीजिए, लेट हिम गो एंड सी कि भाई राइट हैंड में अच्छा इतना दूर जाने के बाद ये टेबल है। दे कंसेप्ट जो रूम का है या जैसा भी है, एक फील्ड का है, उसकी कंसेप्ट देने के लिए फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग टू हिम। सर जैसे हम बात करें ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की, और उसमें आपने बताया कि फोल्डिंग केन को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर हम जैसे कोई विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल रोड पे चल रहा है और ही हैज टू क्रॉस दैट रोड, तो हाउ ही कैन मैनेज हिमसेल्फ और ट्रैफिक लाइट्स। नॉर्मली यू सी व्हाट हैज हैपेंड, जो इंग्लैंड और इसमें है ट्रैफिक लाइट्स में, देयर इज अ पोल जिसके ऊपर एक बटन है, जो बटन दबाने से वो रेड लाइट हो जाती है, देन ऑटोमेटिकली ऑल द कार स्टॉप एंड द ब्लाइंड पर्सन कैन गो। हमारे इंडिया में ये सिस्टम अभी लागू नहीं हुआ है। अदरवाइज नॉर्मली वन टेक्स द हेल्प ऑफ द अदर पर्सन कि भाई मेरे को जरा ये रास्ता पार करा दो, या रेड लाइट यदि क्लियर है, रेड लाइट है, देन यू से कि भाई रेड लाइट है, अभी आप सीधा निकल जाओ, तो हो जा सकता है।
नॉर्मली इसमें थोड़ा सा असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे इंडिया का तो आजकल तो इतना वन वे है, फलाना है, दिखना है, लॉट ऑफ ट्रैफिक, ट्रिमेंडस ट्रैफिक। नॉर्मल बच्चे भी जो है वो लोग भी घबरा जाते हैं इतनी ट्रैफिक देख के। तो ब्लाइंड पर्सन हैज़ टू टेक द असिस्टेंस ऑफ अ पर्सन हु कैन सी। जी। जब किसी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को रोड क्रॉस करानी होती है तो उसके आगे साइटेड पर्सन को रहना चाहिए और अपने हाथ को यहाँ से पकड़ना चाहिए, जिससे कि उसको अगर आगे जो साइटेड पर्सन है हाँ, उसका normally स्टेप क्या कहीं होता ऊपर है? या नीचे जाएगा तो उसको पहले से पता चल जाएगा वो पीछे होगा, ना कि पीछे रहें उसके। जी जी। लेफ्ट साइड में आगे की तरफ अगर रहेंगे और इधर से पीछे से हाथ पकड़ेंगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। यहाँ पे move करने पकड़ने के से लिए। क्या होगा, व्हेन यू आर होल्डिंग अ ह्यूमन गाइड, तो आपका हाथ जब ऊपर जाएगा दैट मीन्स आई हैव टू क्लाइंब। जब सीधा जाएगा देन इट विल बी स्ट्रेट। उतरना हो तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। तो वो एक डायरेक्शन बताएगा ही। हाँ। बताएगा उसकी बिना movement कहे से ही पता direction चल का जाएगा। पता हर चलेगा। हाँ, स्टेप डायरेक्शन का पता लग डायरेक्शन जाएगा देने की इससे। ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद उनको पता चल जाता है। ठीक है। कुछ और डिवाइसेस हैं जैसे इधर पिक्चर में दिखाया गया है जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को उनको हेल्प करती हैं। जैसे टैक्टाइल इमेज मेकर है, ये फोटोग्राफ दिया गया है। ये कोई इमेज अगर दी गई है तो उस इमेज को कैसे वो पढ़ पाएगा या कैसे समझ पाएगा कि किस तरह की इमेज है। जो ये पिक्चर दिखाई गई है इसमें उस इमेज को सामने रख देंगे और वो उसको ब्रेल शेप में चेंज कर देगा और वो छूकर इससे पता कर सकते हैं कि इस तरह की शेप ये दी हुई है। तो बहुत ही सिंपल है इसका सिस्टम। नेक्स्ट ये दिखाया गया है, इसमें टॉकिंग वॉचेस आती हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कि टाइम आप सुनकर पता कर सकते हैं क्या है। टच वॉचेस बहुत उसमें कॉमन बैटरी ऑपरेटेड है, उसके अंदर जब आप दबा दोगे तो वो आवर भी बोल देगा, घंटा भी बोल देगा। और 9:30 हो तो 9:30 ऊपर से बटन दबाने से आप लोग तो नॉर्मल ये में देख सकते हैं ना। एक सपोज टॉकिंग अलार्म जो है, जी जो टॉकिंग नहीं नॉर्मल अलार्म, उसमें आप देख लेंगे कि भाई इसमें 9:30 बजा है। अब ब्लाइंड बच्चे को तो दिखाई नहीं देगा, तो यू विल प्रेस द बटन फ्रॉम द टॉप एंड इट विल से द टाइम 9:30 है या 12:15 है, जो भी है। कैन दैट पर्सन फिक्स अप द अलार्म इन यस, दैट वॉच? हाँ, उसमें भी वो बटन का सिस्टम है, उसको दिखाने से यू कैन फिक्स अप द अलार्म, यू कैन फिक्स अप एवरीथिंग। तो स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस है, सिंपल। उसमें खाली जो आप लोग ये देखते हैं, फॉर इंस्टेंस हमारा ये जो मोबाइल है, where's my मोबाइल था ना यार, हाँ ये है, ये आपका नॉर्मल मोबाइल है। इसके अंदर टॉक टाइम लगा हुआ है, जो आप नंबर बोलेंगे वो बोल देगा। अभी इसको हमने ऑफ कर रखा है, अभी ऑन हो गया है, अभी सेट होने में टाइम लगेगा। देन वॉट एवर नंबर यू डायल इट विल टेल यू। जो नंबर आपने मिस कॉल कौन से आया है, आपका ये कौन से आया है, कहाँ से कॉल आया है, दैट नंबर विल बी स्पोकन ओवर हियर। अभी इसमें आ जाएगा, देन आई विल शो यू। तो सर इस तरीके से हम इसमें वो जो जैसे आपने बताया टॉकिंग टाइम फिक्स हाँ। करके, इसमें एक विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चा है या एडल्ट है कोई भी इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर डायल किया है हाँ, या हाँ, जो हाँ। भी वो बोल भी details देगा। है। आज फॉर इंस्टेंस अभी ये आने दो, अभी आ रहा है ना नोकिया आस्ते आस्ते। जी हाँ, अभी आ गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज यू प्रेस दिस बटन, इट विल से मतलब Monday 11। अच्छा, नाउ दिस इफ यू प्रेस दिस, देखिए डायल कौन से नंबर में डायल किया वो नंबर बोल देता है। फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव रिसीव्ड एनी कॉल, कौन सी नंबर है, ये नंबर बोल देता है। व्हाट यू सी ऑन दिस मोबाइल, आपको मोबाइल फोन में आप लोग तो इन पिन की तो आपको तो स्पीच की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज यू कैन सी द नंबर, जी। कौन सी नंबर आया है। इसमें वो बोल देता है टॉक टाइम में। इसमें दिस SMS इज वेरी कर कन्वीनियंट सकते फॉर द हैं। ब्लाइंड पर्सन। इससे SMS भी कर सकते हैं। हाँ, SMS कर सकते हैं, ये इंटरनेट में भी जा सकते हैं, इसमें रेडियो भी, म्यूजिक कैमरा भी है, सब कुछ है। तो इट्स वेरी मच एक्सेसिबल फॉर विजुअल हाँ इम्पेयर्ड हाँ, पर्सन। एवरीथिंग।
इंटरनेट से ईमेल भी आप जी। एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब एक जैसे आम इंसान की अगर हम बात करते हैं तो उसी तरीके से जो विजुअली इम्पेयर्ड जो उसकी इंटेलेक्चुअल जो है लिमिटेशन वो है इस वो, फैसिलिटी का यूज कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ कर सकते, इंटरनेट में भी जा सकता है मोबाइल का। आजकल तो बहुत सोफिस्टिकेटेड मोबाइल्स आ गए हैं जिसमें आप इंटरनेट से भी जा सकते हैं। जी यू कैन चेक योर ओन ईमेल ऑन द मोबाइल। जी तो ये सारी ट्रेनिंग दिया जाता है ब्लाइंड पर्सन को। एंड आजकल ये सारी ट्रेनिंग लेने के बाद द ब्लाइंड पर्सन फील ही इज एज गुड एज द नॉर्मल पर्सन। जो आप लोग नॉर्मल पर्सन जो चीज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ ये टैक्टाइल या कुछ डिवाइसेस जो आपके ये है उसको इमेज करने के बाद वो यूज़ कर सकता है। GRPS सिस्टम भी नए मोबाइल्स में आ गया है। जी तो डिफरेंट उससे भी काफी टेक्निक्स आर help बीइंग मिलती है। इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम्स। हाँ अभी हम थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप्स के मैग्नीफायर्स होते हैं जो लो विज़न बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये मैग्नीफायर्स हैं। लो विज़न वीडियो मैग्नीफायर, एक सिंपल टीवी सेट को आप मैग्नीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। बुक पर आप उस मैग्नीफायर को रखेंगे, ये इसको मैग्नीफाई करके 16 और 20 साइज़ में या जितना भी ज़रूरत है लो विज़न चाइल्ड के लिए उतना ये टीवी के स्क्रीन पर उसको दिखा देगा। ये आप देख रहे हैं जो हाथ से छुआ हुआ है, ये लो विज़न डिवाइस है। बुक रखी हुई है, बुक के ऊपर रख के हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देख रहे हैं क्लियर व्यू फ्रेशनल स्टैंड। ये स्टैंड वाले मैग्नीफायर्स हैं। इसके जो साइज़ होता है वो 10 इंचेस इंटू 12 इंचेस का है। इसकी पावर 8 डायोप्टर्स है। इसको स्टैंड पर रखकर स्पेक्टिकल्स यूज़ करने के बाद भी जब बच्चा नहीं देख पाता है करेक्टिव लेंसेज के साथ में, तब हम ये मैग्नीफायर्स यूज़ करते हैं। और किस सिचुएशन में कौन सा मैग्नीफायर सुटेबल है, जैसे टेबल पर बैठकर पढ़ना है तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है टेबल नहीं अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हम हेड मैग्नीफायर भी यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाएंगे, उसमें सिर पर वो फ्रेम लगा होता है। ये डेस्क मैग्नीफायर हैं, कोई बड़ा से ये डिफरेंट टाइप्स के 4 टाइप्स के दिखाए गए हैं। डेस्क पर ये रखकर इन टाइप्स के मैग्नीफायर को हम यूज़ कर सकते हैं। इनकी फोकल लेंथ अलग अलग होती है, जैसी जिस बच्चे को ज़रूरत होती है उतनी फोकल लेंथ का इसमें लेंस फिट कर देते हैं। और ये थर्ड जो आप देख रहे हैं, इसमें इसको ऊपर नीचे इजीली मूव भी कर सकते हैं। ये हेड मैग्नीफायर्स हैं। जब आप टेबल पर नहीं हैं, आपको यूज़ करना है, तो आप ये हेड के अराउंड इसको फिक्स कर लेते हैं और इस तरह से इन मैग्नीफायर्स को यूज़ करते हैं। टेलीसाइट मैग्नीफायर्स, ये स्पेक्टिकल्स के आगे की तरफ लगा के, डबल स्पेक्टिकल्स इनको एक तरह से कहते हैं मैग्नीफायर्स। ये डिफरेंट शेप्स के इस तरह से होते हैं। जो फोर्थ वन दिखाया है इसमें ये क्लिप मैग्नीफायर है। ये क्लिप्स के साथ में लगा दिया जाता है हेड पर। इसमें पूरा इसको बांधने की या कान पर फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पैक्ट मोनोकुलर्स और बाइनोकुलर्स हैं। ये ऊपर के जो 2 शो किए गए हैं वो मोनोकुलर्स हैं। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं आगे पीछे। नीचे के 2 पिक्चर में दिखाए गए हैं ये 2 बाइनोकुलर्स हैं जो कि लो विज़न चिल्ड्रन इनको यूज़ करते हैं। एस्फेरिक रीडिंग मैग्नीफायर्स हैं। कहीं कहीं बुक में साइज़ बड़ा होता है प्रिंट का और कहीं थोड़ा छोटा होता है, तो उसे अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर लेते हैं। अराउंड द नेक मैग्नीफायर भी होते हैं, उसको नेक की साइड में लगा देते हैं और इस तरह से उनको यूज़ कर लेते हैं। हैंड हेल्ड रीडिंग मैग्नीफायर्स, हाथ में पकड़कर यूज़ करने वाले ये मैग्नीफायर्स हैं। अलग अलग फोकल लेंथ के ये सभी होते हैं। मोबाइल, जैसा कि अभी सर ने आपको दिखाया मोबाइल के बारे में, या टॉकिंग मोबाइल फ़ोन होते हैं। इसमें ये इससे हम SMS भी कर सकते हैं, MMS, ईमेल, ये सभी कर सकते हैं। टेक्स्ट मैटर जो है उसको इजीली पढ़ सकते हैं। फ़ोन सेटिंग को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सभी वॉइस में आता है। कंट्रोल वॉल्यूम और स्पीकिंग रेट, सभी कुछ जैसा एक नॉर्मल कंप्यूटर से नॉर्मल साइटेड पर्सन करता है वो सभी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये मॉडल्स दिए हैं मोबाइल के, जो मॉडल्स हैं वो किस किस मॉडल में ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। नोकिया 3230 है, नोकिया का कुछ मॉडल्स है जिसमें ये टॉक टाइम लग सकता है। हाँ, ये सभी मॉडल्स में नहीं लग सकता। नोकिया के जितने ये मॉडल्स का नाम दिया हुआ है ये हैं।
इसी के साथ में सैमसंग का SGH D72 मॉडल है, सीमेंस का SX1, पैनासोनिक का X700 और पैनासोनिक का X701। ये मैम, ये जो मॉडल्स आपने हैं। कुछ मॉडल्स एक्सप्लेन करे और उससे पहले आपने मैग्नीफायर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था जी। कि अलग अलग तरह के मैग्नीफायर्स होते हैं, कि हैंड हेल्ड मैग्नीफायर्स या रीडिंग मैग्नीफायर्स। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि विच इंडिविजुअल हाँ देखिए, रिक्वायर्स विच काइंड ऑफ दिस इज अ वेरी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू बिल्कुल। आस्क्ड। मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों की आईसाइट काफ़ी होती है, उसके लिए जो मैग्निफिकेशन ज़्यादा नहीं ज़रूरत होती है। जिसकी थोड़ी सी वीक आईसाइट है उसको ज़्यादा बड़ा मैग्निफिकेशन ज़रूरत होता है। डिपेंड्स ऑन द आई कंडीशन ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड। जिस प्रकार का उसकी लिमिटेशन है उसी जो हैंड मैग्नीफायर से जो है वो किताब के ऊपर रख के वो पढ़ सकता है। और कितना बड़ा होगा दैट अगेन विल डिपेंड ऑन द विजुअल एक्टिविटी, ऑन द विजुअल ये ऑफ द ब्लाइंड पर्सन। अब कंप्यूटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कल तो हमारे HRD मिनिस्टर ने भी बोल दिया है, कंप्यूटर इज अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। उसमें एक सॉफ्टवेयर लगा होता है विच इज नोन एज जॉज, जो आप स्क्रीन में देखते हैं, इट कम्स इन स्पीच। तो ब्लाइंड पर्सन अपना आप SMS भेजना, ईमेल भेजना, इंटरनेट में जाना, डाउनलोड करना, वेबसाइट में जाना, एवरीथिंग दे कैन डू। तो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल कंप्यूटर का जरिए से ब्लाइंड पर्सन्स तो अपना आप ये टिकट बुकिंग, बैंकिंग का सारा काम जैसे नॉर्मल पर्सन करते हैं ऐसे ही कर लेते हैं। दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज जॉज। और हिंदी में भी आजकल वो ये बनाने के लिए इट इज़ नोन एज साफा। साफा जो है उसमें आपकी जो हिंदी की किताब है वो भी है। और आजकल ब्लाइंड बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। कोई भी किताब आप स्कैन करके यदि कंप्यूटर में दे देते हैं, ऑटोमेटिकली रीडिंग हो जाती है। वन डज नॉट हैव टू हैव अ रीडर ऑल्सो। आपने ई टेक्स्ट में कर दिया, उसको ऑन कर दिया, वो ऑटोमेटिकली रीडिंग हो जाएगी। ब्लाइंड बच्चे खुद ही सुन लेगा, जैसा आप लोग कैसेट में या CD में आप लोग सुन लेते हैं। कंप्यूटर में फीड करने के बाद भी पूरा ई टेक्स्ट कहते हैं उसको। उसमें द ब्लाइंड पर्सन कैन हियर एनी, गो टू द न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं कंप्यूटर के जरिए से। कंप्यूटर में उसका जो ये न्यूज़पेपर का सेक्शन में गया, उसका बटन दबाया, जो भी आपको हिंदुस्तान टाइम्स है या टाइम्स ऑफ इंडिया है या जो भी है, जो भी आपको सुनना है, नई दुनिया है या whatever you want to hear, you can hear it. ब्लाइंड बच्चे आजकल बहुत इंडिपेंडेंट हो गया है। इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हमारे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड और बहुत सारी संस्था में इसकी ब्लाइंड को ट्रेनिंग देते हैं। आजकल यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट देयर आर ए फ्यू ब्लाइंड चिल्ड्रन जिसको एग्जामिनेशन के टाइम में राइटर देते हैं, हु इज़ 1 क्लास बिलो द नॉर्मल। आपको 10वीं का एग्ज़ाम देना है तो 9th का कोई बच्चा मिलेगा। Now the blind person appears for his board examination on the computer. बोले मेरे को कोई राइटर की ज़रूरत नहीं है, मैं कंप्यूटर में खुद ही लिखूंगा। उनके लिए उनको टाइम एक्स्ट्रा भी मिलता है। और नाउ वी आर ट्राइंग टू परसुएट द CBSE कि भाई आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी ब्रेल सिस्टम में छपना चाहिए। अभी तक वो हुआ नहीं है, या लेकिन हो जाए तो ब्लाइंड बच्चा अपने आप ब्रेल सिस्टम में उसको पढ़ लिया या उसको सुन लिया, उसको भी यदि आपने फीड कर दिया तो सुन के यू विल आंसर हिज ओन क्वेश्चन। यू डोंट नीड अ राइटर। सर, कुछ एग्जाम्पशंस भी दी जाती हैं हाँ। बच्चों को? ब्लाइंड बच्चों के लिए एग्जामिनेशन के टाइम में, सिंस दे आर डिपेंडिंग ऑन द राइटर, वो पढ़ के सुनाएगा क्वेश्चन, फिर उसको डिक्टेशन देगा, फिर उसमें टाइम 1 आवर एक्स्ट्रा इज अलाउड फॉर, जिसका 3 घंटे का पेपर होता है उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है ब्लाइंड बच्चों के लिए। एंड कंप्यूटर के लिए भी आजकल देर आर ए फ्यू चिल्ड्रन हु सेड नो वी डोंट नीड अ राइटर, हम लोग कंप्यूटर के जरिए से देते हैं एंड दे डू वेरी वेल। उनको भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम, कोई हैंगअप हो गया या कुछ हो गया, जो आपका इन्विजिलेटर है वो बता देगा कि भाई ये गड़बड़ हुआ है। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कभी इलेक्ट्रॉनिक फेल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। बट उसके लिए एडजस्टमेंट के भी, बैकअप करने के लिए सारी चीज़ बंदोबस्त है। जी।
तो इस तरीके से मतलब जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि एग्जाम्पशंस भी दी जाती हैं बच्चों को, और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके, जिसमें हमने देखे मैग्नीफायर्स जिनका अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और मोबाइल स्पीकिंग जिसमें एक इंस्टॉल कर दिया जाता है इंस्ट्रूमेंट जिसको टॉक टाइम कहते हैं, और कुछ सेट्स के नाम हमारे एक्सपर्ट ने बताया, जिससे हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से एक टेक्निकल पार्ट को, एक हम कहें कि इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स के साथ यूज़ करके एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे का या एडल्ट का या किसी भी इंडिविजुअल का हम कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकते हैं। ये अभी तक हमने डिस्कस किया, बाकी की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। 3 बज गए। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। With her husband and daughter, she loves cooking and watching TV. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much.
भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंदबुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंदबुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंदबुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंदबुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। अभी तक हमने आज का जो चर्चा का विषय था उसमें जाना कि किस तरीके से डिफरेंट एड्स एंड अप्लायंसेस होते हैं जो हम विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि मैग्नीफायर्स, मोबाइल स्पीकिंग और वॉचेस, अलार्म क्लॉक्स, तो उस ब्रेल स्लेट्स, ये डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा। तो इसके बारे में हम और जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। ये आपको दिखा देवे, ये भी जो ब्रेल सिस्टम का जो हमने 6 डॉट्स का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे देखिए ईच एंड हैव गॉट 6 डॉट्स, 10 कॉलम्स है। तो आपको कोई वर्ड लिखना है, सी जैसा हमने लिखा है CAGE, केज, तो ये पिन जो यहाँ के है, यहाँ से पिन निकाल के वी कैन फिक्स अप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो बच्चे इससे वर्ड भी बना सकते हैं, दे कैन राइट वन वर्ड डायरेक्टली इन वन लाइन। ये सारी डिवाइस भी इसको विकास तो कंपोजर 6 कहते हैं। कॉम्बिनेशन का ये कॉम्बिनेशन सही है। जी, ओके, एक ये वसंता क्यूब, वो दे दीजिए। और आपके पास क्या है? वसंता क्यूब है ये सर, वसंता क्यूब हाँ। है ये। इससे भी आप वर्ड बना सकते जी, हैं। ये लीजिए। ये जो मॉड्यूल है, इसको घुमा फिरा के यू कैन गेट डिफरेंट लेटर्स। जैसा ये F है, ये C है। इफ़ यू वांट टू राइट अ वर्ड तो अकॉर्डिंगली घुमा के आप कर सकते हैं। ये
अच्छा, इस रकम से है। तो यू कैन दिस डिफरेंट शेप्स के लिए इसको घुमा फिरा के यू कैन राइट वर्ड्स ऑल्सो। इसका जो डॉट सिस्टम है इससे ब्लाइंड बच्चे पढ़ लेंगे हाथ से क्या है नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन डू इट। जी। जैसा कि आपको पता ही है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे भी नॉर्मल सिस्टम में नॉर्मल स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पूरा अपना का होमवर्क नहीं कर सकते। वो शॉर्ट में अपना होमवर्क लिख कर ले आते हैं और ई टेक्स्ट की हेल्प से उसको वो हेल्प कर सकते हैं। डिजिटल टेक्स्ट बुक्स आती हैं, बच्चे उस होमवर्क को लिख कर ले आएंगे और इंटरनेट पर जाकर उसको लॉग ऑन करेंगे। जो स्कूल का कैटलॉग दिया होता है उस कैटलॉग से स्कूल की टेक्स्ट बुक पर पहुंच जाते हैं। सारी ही बुक वहाँ फीड की हुई हैं, उसको वहाँ ब्रोज करते हैं और जो भी उनको असाइनमेंट मिला हुआ है, जिसका होमवर्क करना है उनको, उसको वहाँ से वो डाउनलोड कर लेते हैं। सब चैप्टर्स वहाँ दिए रहते हैं, इसको हम ई टेक्स्ट कहते हैं। और इसमें एक सिंथेटिक स्पीच की दी होती है जिससे वो पढ़कर उनको सुना देती है और वो इजीली अपना होमवर्क कर लेते हैं कम, जिससे कि उनका टाइम भी सेव होता है और किसी की ह्यूमन की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ब्रेल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया था। डेक्सबुरी नहीं, ब्रेल इसके बारे में और भी एक ट्रांसलेटर थोड़ा सा बता दूं। ये जो आपका जो डिजिटल ये है, इसमें फ़ायदा ये है, दो टीचर्स जिनको ब्रेल सिस्टम नहीं आता है वो डिजिटल ये से उसका होमवर्क भी चेक कर लेता है। इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द टीचर ऑल्सो, है ना। जी। हाँ हाँ, अब आप नेक्स्ट में जाइए। डेक्सबुरी ब्रेल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ब्रेल को ट्रांसलेट कर देता है। आजकल जो ब्रेल एम्बॉसर है, मैं आपको बता दूं, नॉर्मली क्या होता है, आपने कंप्यूटर में कोई एक चीज़ फीड कर दिया, अब वो इंक प्रिंट में तो आ गया, उसको ब्रेल करने के लिए हमारे आरसीआई में उसका मशीन है, हमने देखा है। हमको कोई चीज़ की ब्रेल के चाहिए तो एक कमांड देने से ऑटोमेटिकली वो ब्रेल सिस्टम में आ जाता है। जो ब्लाइंड बच्चों को जो इसको दिखाई नहीं देता है, वो ब्रेल सिस्टम में हमको कभी कभी कोई आर्टिकल टाइप कराना हो तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि भाई इसको इंक प्रिंट से इसको ब्रेल में कर दो, और इट इज़ वेरी फास्ट, एकदम बहुत 183 कैरेक्टर्स पर सेकेंड लिख सकते हैं। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक जो एम्बॉसिंग मशीन है, दे आर वेरी फास्ट। अच्छा, आपने और एक चीज़ पूछा था कविता तुमने कि जी भाई कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल क्या होता है। जी नो, इसे ब्रेल में इफ़ यू राइट इट फुल वर्ड में, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, एक एक डॉट पंच करना या एक एक सेल में लिखना। देर आर सर्टन शॉर्ट फॉर्म्स विच आर नोन एज कॉन्ट्रैक्शंस या एब्रीविएशंस। जैसा बी लगाने से बट हो जाता है, ई लगाने से एवरी हो जाता है, देन बी का पहले यदि आप डॉट नंबर 5 लगा दो तो क्या होगा। नाउ ये जो आपको ABCD हमने दिखाया है 6 डॉट्स का कॉम्बिनेशन में, नाउ कैन यू टेल मी वेदर इट इज कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD। बेसिकली ये जो है ब्रेल सिस्टम की जो लिमिटेशन है 6 डॉट की, उसमें कैपिटल A लिखने के लिए आपको 2 सेल यूज करना पड़ेगा। कैपिटल साइन होता है डॉट नंबर 6, पहला सेल में आपने डॉट नंबर 6 लगाया, उसके बाद जो कैपिटल लेटर आपको चाहिए, बी हो या सी हो, तो इन ऑर्डर टू राइट अ कैपिटल C यू नीड 2 cells, इन ऑर्डर टू राइट अ स्मॉल c यू नीड ओनली 1 cell। यदि उससे पहले डॉट नंबर 6 ना हो, दैट मीन्स इट इज अ स्मॉल लेटर। फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू राइट राम, कैपिटल R, बाकी AM तो स्मॉल है, तो पहला सेल में डॉट नंबर 6 लग दिया, फिर दूसरा सेल में R लिखा, दैट मीन्स दैट इज कैपिटल R, उसके बाद वाला A लिखा और उसका बाद वाले में M लिख दिया। एंड इफ यू वांट टू राइट द होल वर्ड इन कैपिटल, जैसा NAB, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, तो 2 सेल में आप डॉट नंबर 6 लगाएंगे एंड देन यू राइट द स्मॉल लेटर्स में NAB या NCERT। RCI लिखना हो तो पहला सेल में डॉट 6, दूसरा सेल में भी डॉट 6, तीसरा सेल में R, चौथा सेल में C एंड 5वां सेल में I। दैट मीन्स द होल वर्ड इज इन कैपिटल। कुछ और असिस्टिव डिवाइसेस हैं, जैसे ये दिखाया गया है ऑटोमेटिक ब्रेल एम्बोजर। जैसा कि आपने पहले भी पूछा था कि ये जो परकिंस ब्रेलर शुरू में दिखाया था कि ये आवाज़ बहुत करता है और हैवी भी बहुत होता है, ये एक नया ही इन्वेंशन है।
इसको थोड़ा सा इस बटन को प्रेस करते हैं, ये 6 डॉट्स दिखाई गई हैं, वाइट वाले हैं, बीच में स्पेस बार है। इसको बहुत इजीली इससे आप ब्रेल लिख सकते हैं, ऑटोमेटिक ब्रेल एम्बोजर। कुछ और डिवाइसेस हैं जैसे इरेज़र है, प्लास्टिक इरेज़र है, जो परकिंस ब्लेड पर जब हम काम करते हैं कुछ अगर गलत लिख गया है तो उसको इरेज करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। एक टेक्स्ट रीडिंग मशीन है, इसमें आपको कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल ये मशीन अगर रखी हुई है तो इसको बुक को इस पर उल्टा रख देते हैं और वो रीड करके हमें सुनाती है। एक्सकेलिबर रीडिंग मशीन इसे कहते हैं। जेमिनी इंक एंड ब्रेल प्रिंटर, सीधा इसमें ब्रेल में प्रिंट होकर निकल जाता है। पहले एक थर्मोफॉर्म मशीन भी आती थी जिसमें कि जो अब ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। थर्मोफॉर्म मशीन में क्या होता है, उसकी एक पेपर है कोई ब्रेल का, उसकी बहुत सारी अगर हमें कॉपी करनी हो तो उसकी हेल्प से हम बहुत सारी कॉपीज़ निकाल सकते थे। अब कंप्यूटर में कोई भी काम है तो इसे प्रिंटर की हेल्प से, ब्रेल प्रिंटर अलग से आते हैं, उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ये हाई स्पीड ब्रेल प्रेस है, बहुत स्पीड से ब्रेल इसमें प्रिंट होता है। जब बुक्स हमें प्रिंट करनी होती हैं, बहुत नंबर्स बहुत ज़्यादा होता है बुक्स का, तो हाई स्पीड ब्रेल प्रेस हम यूज़ करते हैं। मैम जैसे ये सारे जो हमारे टेक्निकल पार्ट्स हैं जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब एक होता है कि ऑलरेडी इम्प्रिंट्स हैं जैसे टेक्स्ट बुक करे या कुछ बच्चे करते हैं, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो इरेजर है ना, इरेज आइडेंटिफाई वो तो पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़कर जैसे ये अगर बता बच्चे ने सकते हैं। ब्रेल जैसे स्लेट यूज करी हाँ, और बिल्कुल। उसमें उसने स्टाइलस को यूज करके उसने कुछ टाइप करना गलत स्टार्ट कर किया, दिया, हाँ। जी अगर कुछ गलत कर दिया है कुछ तो गलत उसको- कर दिया तो उसको इरेज करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ उस जगह पर 6 डॉट्स, जैसे उसने ए या बी लिखा है, बी नहीं उसको डी लिखना था, जी तो उसको वो 6 डॉट्स पूरी वहाँ प्रेस कर देते हैं। तो जब 6 डॉट्स आ जाएंगे तो इसका मतलब है यहाँ गलत हो गया है ये, जी मतलब वो स्पेस छोड़ देंगे और नेक्स्ट फिर कॉलम में लिखेंगे। आपका कंप्यूटर Next. में सपोज इफ यू Not मिस टाइप लेटर, तो आपको उसका ऊपर वाला ये दबाने से ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है। उसके बाद जो राइट है लेटर है उसको आपने दबा दिया तो ठीक हो जाएगा। जब अचानक से 6 जी, डॉट जी। दबी होंगी तो उसको मानेंगे कि ये गलत तो हो गया, that इस means स्पेस कि को कुछ हमें पढ़ना गलत नहीं हो। है। जैसे हम लाइन से काट जी। देते हैं पेन से, मतलब वो चीज़ है, बच्चे को ही पहले बता दिया जाता है कि ये गलत है तो वो नेक्स्ट वाले को फिर वो पढ़ लेगा। वैसे ये इरेजर है जो दिखाया था, इस इरेजर से भी उसको मिटा सकते हैं। लार्ज प्रिंट कीबोर्ड्स भी आते हैं जो लो विज़न हैं, जो लार्ज प्रिंट में थोड़ा पढ़ सकते हैं, वो लार्ज प्रिंट वाले कीबोर्ड्स की हेल्प भी लेते हैं। लो विज़न स्टैंड भी होते हैं मेटल और प्लास्टिक के। मैजिक मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर विद स्पीच, जैसा कि सॉफ्टवेयर के बारे में पहले भी बताया था, ये इसी तरह के और भी सॉफ्टवेयर कई तरह के आते हैं। ऑप्टेक क्लियर व्यू, कोई पिक्चर हमें देखनी है, छोटे साइज़ में पिक्चर दी हुई है, उसको हमें क्लियर देखना है, बेसिकली लो विज़न वाले बच्चों के लिए है, तो नीचे का जो स्पेस दिया हुआ है वहाँ उस पिक्चर को रखते हैं तो वो एनलार्ज होकर दिख जाती है। हर जगह पर कंप्यूटर होना पॉसिबल नहीं है और बहुत सारे कंप्यूटर्स की भी ज़रूरत क्लास में नहीं पड़ती है, तो ये हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, क्लासरूम में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ओपन बुक OCR स्कैनिंग एंड रीडिंग सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको हम कंप्यूटर में डालकर रीडिंग कर सकते हैं। स्क्रीन मैग्नीफायर्स होते हैं प्रोफेशनल विद स्पीच, जैसे कि मैजिक नाम से भी एक आता है, इसको हम यूज़ करते हैं, जो 16 टाइम्स जो नॉर्मल साइज़ होता है जी उससे बड़ा ये हमें दिखा सकता है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ होती है। टॉकिंग डिक्शनरी भी आती हैं। डिक्शनरी में कोई वर्ड देखना है तो एकदम से ज़रूरी नहीं है कि हमें कंप्यूटर पर जाना पड़े। एक ये छोटी सी डिवाइस है, डिक्शनरी है, इसमें हम स्पेलिंग करेक्शंस देख सकते हैं, ये एक तरह से ग्रामर गाइड भी होती है, इसमें कुछ एजुकेशनल गेम्स भी होते हैं। जो भी इसमें कीज़ और लेटर वर्ड्स स्पेलिंग्स हम दबाते हैं, उसमें राइट क्लिक करके उसको फिर हम जो क्लियर होता है, थ्रेशोरस इसमें होता है, उसकी हेल्प से हम ये टॉकिंग डिक्शनरी वो किसी भी वर्ड को बोलकर बता सकती है। अगर गलत लिखा है तो उसके ऑप्शंस भी उसमें आ जाते हैं, जैसे हम सेलेक्ट कर कंप्यूटर में जब कोई स्पेलिंग के हमें मीनिंग देखना होता है तो उसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो उसकी डिफरेंट मीनिंग्स आ जाते हैं। इसी तरह से इसमें नीचे का जो पोर्शन जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ हम कोई भी स्पेलिंग टाइप करेंगे जिसका हम मीनिंग जानना चाहते हैं, उसमें देखना चाहते हैं, तो वो हम इसमें इजीली देख सकते हैं और करेक्टिव वर्ड्स भी ये देख सकते हैं।
नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस टू पेरेंट्स। जो बच्चे एड्स एंड अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं उनके पेरेंट्स के लिए हमें क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए और टीचर्स के लिए हमें क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। जो बच्चे एड्स अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके पेरेंट्स को इस बारे में हमें थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। जैसे घर में लाइटिंग एडजस्ट उनको करनी चाहिए। कभी कभी बहुत ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। कुछ जो लो विज़न होते हैं उन्हें मीडियम लाइट में ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, तो ये लाइट एडजस्टमेंट उनको पेरेंट्स को हमें बताना चाहिए। घर के दरवाजे और खिड़कियां या तो हमें पूरे बंद रखने चाहिए या पूरे खोल कर रखने चाहिए, जिससे कि अगर कोई आ रहा है तो वो टकराए नहीं और जो भी वो अप्लायंस या एड यूज़ कर रहा है उसको भी नुकसान नहीं हो। घर में अगर फर्नीचर को रीअरेंज करना है तो बिना उनको बताए हुए ये फर्नीचर अरेंज नहीं करना चाहिए। उनको पहले से बता देना चाहिए कि हम ये फर्नीचर अरेंज कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में अब दोबारा से एक तरह से उनका ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ट्रेनिंग दोबारा से ब्रीफ में फिर से दी जानी चाहिए। जो डोर्स हैं और स्टेयर्स हैं उनको कॉन्ट्रास्ट कलर्स में हमें पेंट कराना चाहिए, जो कि लो विज़न बच्चों को उस तरह से हेल्प मिल जाती है कि उनको आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं। मैम जैसे ये हम बात कर रहे हैं एड्स एंड अप्लायंसेस की आज अपने डिस्कशन में, जी। और अभी तक हमने डिफरेंट डिवाइसेस देखे, असिस्टिव डिवाइसेस कि किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक कॉमन लाइफ की बात करें, एक जनरल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो जैसे अगर वाइल ट्रैवलिंग द पर्सन नीड्स टू नो द लाइक बस नंबर और इस तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम कैसे मतलब देखिए adaptation हमारे कर यहाँ सकते पे हैं? नॉर्मली बस स्टॉप पे जो बस आता है, विदेश में तो वो लोग बोल भी दे इस रूट की बस है, द बस नंबर सो एंड सो, द ब्लाइंड पर्सन नोज दैट ही हैज़ टू गेट इनटू दिस बस। और आजकल जो हमारे इंडिया में भी देखा है आपने, दिल्ली में कुछ जो मल्टीपली हैंडीकैप बच्चे हैं जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, वो जो बोर्ड है जो चढ़ने का वो स्लांट होकर एकदम नीचे आ जाता है, ताकि ब्लाइंड बच्चे भी नॉर्मल ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बच्चे भी उसमें चढ़ सकते हैं। और आजकल बस में वो लोग ने दे हैव अ स्पेशल सीट फॉर द हैंडीकैप्ड। यदि आप हैंडीकैप्ड हो तो आपको वो सीट में जो भी बैठा है उसको उठ के आपको देना पड़ेगा। और कंसेशंस भी है इसमें, जैसे ब्लाइंड बच्चे जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, दे आर सपोज टू पे ओनली 25% ऑफ द फेयर, 75% एग्जेम्पशन मिलता है उनको। और उसके साथ यदि कोई एस्कॉर्ट हो उसको भी सेम 25% में जा सकता है। जो दूसरे हैंडीकैप्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड या ये, उनके लिए भी अलग अलग कंसेशन का रेट्स है। सारी ट्रेन में आजकल लोग नहीं दे रहे हैं कंसेशन, जैसे राजधानी में नहीं देते हैं या बाकी जो सोफिस्टिकेटेड ट्रेन है उसमें भी आजकल भी अब ट्राइंग टू से, एक तो यूनाइटेड नेशंस ये जो UNCRPD हुआ है आजकल, देश से कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको देना चाहिए। जो हैंडीकैप्ड है वो किसी भी रकम से वंचित ना हो, किसी भी फैसिलिटीज से। दैट इज, एंड वी आर सिग्नेटरी टू दिस यूनाइटेड नेशंस चार्टर, तो वी विल हैव टू अवॉइड बाय दीज रूल्स। आजकल तो देश से कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जब हमारा जो PWD एक्ट है, Persons with Disability Act, it is known as Persons with Disability Equal Opportunity and फुल पूरा नाम, पार्टिसिपेशन। हाँ। तो ये सारी फैसिलिटीज एक हैंडीकैप बच्चे को लिमिटेशन ओवरकम करने के लिए जो भी चीज़ उसको चाहिए, यू मेक दैट सेम थिंग अवेलेबल एंड लेट हिम लिव अ नॉर्मल लाइफ लाइक अदर्स। और असिस्टिव डिवाइसेस यदि सबकी यूज़ उसको सीखना, इफ़ ही नोज हाउ टू यूज़ देम, देन ही कैन लिव अ वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ लाइक अदर्स। So these are the provisions provided to the handicapped persons. हाँ, जी, तो जी मैम। जैसे कि आपने अभी पूछा था कि पब्लिक प्लेस पर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको डिवाइसेस किस तरह से, किसी बस में जाना है तो कैसे उसको रूट नंबर पता चलेगा। तो जनरल पॉपुलेशन को भी इस तरह से थोड़ा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, या जैसे कंडक्टर है वो देखे कि किसी ने
कोई विजुअली इम्पेयर्ड खड़ा है या किसी ने स्टिक ली हुई है तो वो इतना अवेयर हो कि हाँ मुझे इसको बताना है। तो हमारे कंट्री में तो बोलकर बता सकते हैं रूट नंबर की, इस रूट नंबर की बस है। तो थोड़ा सा अगर वो कॉन्शियस होगा तो हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड की हो सकती है, नहीं तो साथ वाले भी बता सकते हैं। तो जी। थोड़ा सा ये अवेयरनेस लोगों में हमें लानी है कि किस तरह से, और वो हेल्प कर सकते हैं अगर हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि बस से हमें पता चल रहा है। बाहर के कंट्रीज़ में रूट जिस बस आई है तो जैसे पता चल जाएगा उनको। आजकल या आपने देखा कंप्यूटर होगा, सिस्टम वहाँ तो मिनट से रहता है कि इस मिनट में ये वाली This बस is the आने provision वाली we है। can see in our country in metros. हाँ, हाँ, मेट्रो में है। मेट्रो में वो लोग बोल देते हैं ना ये स्टेशन आया है, ये है, वो जी, है। इस तरह का नहीं है। बल्कि आजकल जो बस में भी है, कंडक्टर्स बोल देते हैं भाई गुड़गांव जाएगी या फरीदाबाद है, द IIT गेट आ गया, उतरो। इट इज़ ईजियर फॉर द, एक्चुअली जो ब्लाइंड पर्सन जो रेगुलरली जाता है उसको पता है कि भाई ये स्टॉप आया होगा। व्हेन आई गो इन माई कार, मैं बोल अच्छा ये IIT गेट आया है, इसके बाद सीधा जाने के बाद इफ़ यू गो डाउन स्ट्रेट यू विल कम टू कटवाड़ा सराय या लाडू सराय आ जाएगा। मतलब रोड मैप जो है वो एक मेंटल मैप बच्चों का दिमाग में या आदमी का दिमाग में बैठ जाता है। जी, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो इस तरह की कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं और अवेयरनेस होना जनरल पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी जरूरी है। है। और इसके साथ हमारे एक्सपर्ट ने बताया तो किस तरह से इंस्ट्रक्शंस वी शुड गिव टू द पेरेंट्स व्हाइल हैंडलिंग द एड्स एंड अप्लायंसेस दैट वी यूज फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन और एनी इंडिविजुअल। वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good.
ग्लास वेयर इज द ग्लास ग्लास वेरी कप को टच करो जल्दी से कप को वेयर इज द कप वेरी गुड कप में क्या करता है कनिष्क टी पीता है चलो ग्लास वेयर इज द ग्लास वेरी गुड चलो बाउल की तरह बाउल बाउल जल्दी से टच करो बाउल को वेरी गुड बाउल में क्या करता है कनिष्क तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना पीना कपड़े पहनना और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, concept of vegetables, fruits, body parts, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांध बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है।
उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। तो शुरू वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। हम डिस्कस कर रहे थे इंस्ट्रक्शंस टू पेरेंट्स, हाउ वी कैन इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ डिवाइसेस that are given for the visually impaired persons. So we will be discussing more about this with our expert. You see, normally what happens is when there is a child with some disability in the family, then the parents at the initial stage, it's a trauma for the parents. When they know that their child is handicapped, he cannot see or he cannot hear, it's a traumatic experience. And it is those parents who take more interest in learning about the limitations of the child and accordingly guide the child. They undergo this training. आजकल जो B.Ed का special education का जो program चल रहा है, I was also the coordinator of this B.Ed program. उसमें हमने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे हैंडीकैप्ड है, दे एनरोल देमसेल्व्स कि भाई हमको ये ट्रेनिंग लेना जरूरी है so that we can guide our child more effectively. और वो training is very very important. In fact, first preference is given to those whose siblings or who have handicapped children. उनको एडमिशन में हम लोग प्रायोरिटी भी देते हैं ताकि they can effectively guide. दूसरी चीज है कि अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मली जैसा हम बोलते हैं, I always take this example, a part cannot be equal to the whole. जो नॉर्मल कंसेप्ट है कि एक आपका सेंसरी ऑर्गन इफ इट इज नॉन फंक्शनल, दैट मीन्स द होल लाइफ इज वेस्टेड, द होल लाइफ इज वेस्टेड, नथिंग कैन बी डन, वो कुछ नहीं कर सकता है. बट इन ऑर्डर टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ द रिमेनिंग टैक्ट जो आपकी सेंसरी ऑर्गन्स है, इफ यू डोंट हैव साइट then you have to make optimum use of your hearing ये और your taste और ये जो olfactory जो बाकी जो ये है, by adopting those, by making optimum use of these things, you can overcome the limitation of sight.
सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ये पब्लिक का जो धारणा है कि भाई अरे उसको दिखाई नहीं देता है तो उसका तो ज़िंदगी बेकार हो जाएगी. आजकल ब्लाइंड बच्चों ने, ब्लाइंड ये ने बता दिया है, दे आर बेटर देन द नॉर्मल्स, दे कैन डू मोर effectively the same thing, and they have gone to the highest heights. आजकल people are appearing for the civil service examination, MBA भी बैठते हैं, and they are doing very very well. तो ये धारणा, अवेयरनेस जो है, seeing is believing, जो पेरेंट्स के साथ या जो इंडिविजुअल्स के साथ जो सक्सेसफुल हुआ है, उनके साथ रहने के बाद दे आर कन्विंस्ड कि हाँ एक हैंडीकैप पर्सन भी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज ऑल दीज बेसिक एमिनिटीज विच आर एसेंशियल टू ओवरकम हिज और हर हैंडीकैप. और बाकी बहुत सारी चीज़ें स्कूल एजुकेशन के बारे में, जैसे आपका मैप है या ग्लोब है, वो भी एम्बॉस टाइप के आते हैं, वो यहाँ हम लाए नहीं हैं. वो जो आपका ग्लोब है उसमें हम लोग पिन पॉइंट से करके, जो आपका जो ओशन का साइड है वो बिल्कुल प्लेन होगा, जहाँ लैंड है उसमें हम मार्किंग करके ब्लाइंड बच्चे पूरा ग्लोब का कंसेप्ट भी ले सकते हैं, मैप का कंसेप्ट भी ले सकते हैं. एशिया का मैप हो या इंडिया का मैप हो, कैसा होगा वो सारी, ऑल दीज एम्बॉस्ड मैप्स आर ऑल्सो अवेलेबल, जिससे हम ज्योग्राफी और इसके भी ट्रेनिंग दे सकते हैं. जी, ये तो कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो आप एक्सप्लेन करी पेरेंट्स के लिए. हाँ, पेरेंट्स के लिए एक दो इंस्ट्रक्शंस और हैं. पेरेंट्स को, जैसे हमने मैग्नीफायर्स की हम बात कर रहे थे, या जो लेंसेज लगाते हैं स्पेक्टेकल्स, वो कभी भी खुद से नहीं लगा लेने चाहिए, या मैग्नीफायर्स खुद नहीं यूज़ कर लेने चाहिए. हमेशा किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प उसमें लेनी चाहिए. वो जब बताएं कि इस पावर का इनको ये मैग्नीफायर यूज़ करना है और किस एंगल वाला, नेक करना है या हेड वाला करना है, वो हमेशा मेडिकल प्रैक्टिशनर की, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की हेल्प से वो डिसाइड किया जाना चाहिए. अगर किसी और लेंथ का लगा लेंगे या किसी और टाइप का लगा लेंगे तो हो सकता है कि वो कुछ उसको नुकसान कर सके. और लेंसेज जो भी यूज़ करते हैं उन्हें टाइम टू टाइम दिन में 2-3 बार एकदम पानी से वॉश करके क्लीन करना चाहिए, जिससे कि अच्छी तरह से उनको और थोड़ा दिखाई दे सके. अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हम पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए देना चाहेंगे. अगर वो ऐसे बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, जनरल क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे हैं, तो उनके लिए उन्हें हमेशा सीट प्रेफर करना चाहिए कि जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है, जहाँ क्लास में लाइट ज़्यादा आ रही है, ऐसी जगह पर बिठाएं. और ज़्यादा आ रही है तो कई बार टीचर्स क्या करते हैं, उनको विंडो के साइड में बिठा देते हैं, तो वहाँ से ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई देता. इल्यूमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि विंडो वहाँ से बाहर से लाइट ज़्यादा आ रही है तो उनको उतना ठीक से दिखाई नहीं देगा. उनको मिडिल रो में बिठाना प्रेफर करना चाहिए, फ्रंट साइड में बिठाना चाहिए, जिसके कि ब्लैक बोर्ड भी वो थोड़ा सा ठीक से देख सकें. ओरिएंटेशन, मोबिलिटी ट्रेनिंग्स जितना ज़रूरी बच्चों के लिए है उतना ही टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है. वो अगर ओरिएंटेशन मोबिलिटी ट्रेनिंग टीचर्स को भी रहेगी तो वो बच्चों की हेल्प और अच्छे से कर पाएंगे. प्रोफेशनल जजमेंट ये होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट लर्निंग मीडियम उनके लिए क्या होगा. जैसे पहले क्या था, ब्रेल ही, लो विज़न वाले बच्चों को भी ब्रेल ही पढ़ना पड़ता था, लेकिन उनके लिए क्या अप्रोप्रिएट है ये टीचर्स को डिसाइड करना चाहिए कि क्या वो करें. उसके लिए ब्रेल यूज़ करें या लो विज़न की कौन सी डिवाइस वो यूज़ कर सकते हैं जो कि क्लासरूम में वो नॉर्मलाइज फील कर सकें. टीचर्स को ये क्लियर होना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड को टाइम टू टाइम वो अच्छी तरह से क्लीन कर सकें. और बोल्ड लेटर्स में लेटर्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए. प्रेफर उन्हें ये करना चाहिए कि जो चॉक यूज़ करते हैं वो मल्टी कलर चॉक ना यूज़ करके वाइट या येलो कलर की चॉक प्रेफर करेंगे तो बेटर कॉन्ट्रास्ट रहता है. अगर राइटिंग वर्क कुछ करा रहे हैं तो उसमें शॉर्ट ब्रेक दे देंगे तो बच्चे ज़्यादा थकेंगे नहीं. लो विज़न वाले बच्चों के लिए उनको ये परमिशन दे सकते हैं कि वो ब्लैक इंक यूज़ कर सकें. नॉर्मली ब्लू इंक ही यूज़ करने के लिए बोला जाता है, लेकिन ब्लैक और वाइट मिलकर अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है, तो लो विज़न बच्चे ब्लैक इंक यूज़ कर सकते हैं. टीचर्स को विंडो के साइड में खड़ा होना अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि लाइट रुके नहीं. कुछ लो विज़न बच्चे होते हैं जो क्लास में अपना काम खुद करते हैं, खुद लिखते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनेशन के टाइम में उनको स्क्राइब देना चाहिए, क्योंकि लंबे टाइम तक वो खुद नहीं लिख सकते
और नॉर्मली 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए स्क्राइब उनको देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो लिख लेते हैं तो लिख लेंगे, लेकिन उसके लिए उनको टाइम ज़्यादा देना चाहिए। जी मैम, ये जो और आपने- एक चीज में मैं बता दूं कि ये तो आपने जो लो विजन या जिसकी विजन लेस है उसके लिए तो बताया। जी। नॉर्मली ब्लैक बोर्ड में जब कोई टीचर लिखते हैं, इफ देयर इज अ टोटली ब्लाइंड चाइल्ड, तो जो टीचर जो चीज लिखता है वो खुद वर्बली बोल भी देवे, ताकि द ब्लाइंड चाइल्ड कैन लिसन व्हाट शी इज सेइंग और ही इज सेइंग और अकॉर्डिंगली उसको समझ और सके। थोड़ा स्लो भी बोलना चाहिए, हाँ। जिससे कि वो उसका अपना होमवर्क जो नोट करना है वो नोट कर सके। तो मतलब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स को भी Parents, इंस्ट्रक्शंस बहुत हाँ, ज्यादा awareness हो। जरूरी तभी है वो एड्स एंड that they should एप्लायंसेस follow ठीक से, हाँ, for the successful program। for the ये successful जैसे aids मैम and आपने पूरे appliances डिस्कशन में आपने डिफरेंट डिवाइसेस एड्स दिखाए हैं, ये जो पूरी किट है, अगर हमारे व्यूअर्स लेना चाहें उस किट को तो वो कहाँ से ले सकते हैं किट? ये वर्थ ट्रस्ट कटपाडी में चेन्नई में है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ मिल सकती है, उसका एड्रेस और ये सब कुछ दिया हुआ है। एंड द होल किट कॉस्ट ओनली आई थिंक 500 रुपीज़ और उसमें सारी अवेलेबिलिटी है। ये दिल्ली में नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड सेक्टर हमारा 5 जो आर के पुरम में एसोसिएशन है, है, वहाँ से भी वहाँ आप पे परचेज कर एक सकते कमरा हैं। है लेकिन- जहाँ पे असिस्टिव डिवाइसेस की सारी चीज़ मिलती है, जी ब्रेल घड़ी से लेकर टॉकिंग, आजकल तो टॉकिंग ये भी आ गया है, थर्मोफॉर्म, ये क्या कहते हैं आपको जो टेम्परेचर चेक करते हैं ना, थर्मोमीटर, टॉकिंग थर्मोमीटर भी आ गया है, ताकि पता लगे भाई कितना टेम्परेचर है। ये ऑल दीज डिवाइसेस आर देयर। जी, तो सर जैसे कि आज का जो हमारा डिस्कशन था, इट वाज रिगार्डिंग द एड्स एंड अप्लायंसेस दैट कैन बी गिवन टू द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन और एडल्ट्स, एनी विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, जिसमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरीके से डिफरेंट एड्स एंड अप्लायंसेस यूज़ किए जा सकते हैं। उसमें हमने देखा कि टेलर फ्रेम है, अबेकस है, जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हम बच्चों में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और उसमें हमने देखा कि ब्रेल के लिए जो एकेडमिकल पार्ट में हमारा यूज़ होता है कि ब्रेल सिस्टम में अलग अलग तरह के ब्रेलर्स होते हैं विद स्टाइलस, हाउ दे कैन राइट एंड रीड इट। उसके बाद हमने देखा कि कुछ मैग्नीफायर्स यूज़ होते हैं। मैग्नीफायर्स बेसिकली लो विजन बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर बताए जैसे कि जॉज एंड साफा। उसमें हमारे को ये है कि MMS भेज सकते हैं, SMS भेज सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट का भी यूज़ एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा कर सकता है। तो ही इज़ ट्रीटेड बीइंग इक्वल टू द नॉर्मल इंडिविजुअल्स। और उसमें बाद में बच्चों के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस के पेरेंट्स और टीचर्स को भी इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स आर द मेन कंसर्न पार्ट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। और टीचर्स जो है वो उनको स्कूल में पढ़ाते हैं, तो इस बच्चों को प्रॉपरली हैंडल करना, उनको पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस देना भी, इसके लिए टीचर्स को भी खुद ट्रेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टोटल हमारा पार्ट था आज का डिस्कशन का, जो हमारे एक्सपर्ट ने और एक explain चीज़ मैंने किया। मिस कर दिया, जी ये जो ब्लाइंडनेस है, दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, कंजेनिटली ब्लाइंड एंड एडवेंटेशियसली ब्लाइंड। 5 साल की उम्र से पहले जिसकी साइट चली गई है, उनके लिए एडजस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बिकॉज दे नेवर हैड साइट। जी अब सोचिए 15-20 साल के बाद या एक्सीडेंट से किसी की आईसाइट चली गई, उनको बहुत ज़्यादा, उनकी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, जी बिकॉज दे हैव सीन द वर्ल्ड, दे हैव यूज्ड द साइट। एकदम आईसाइट चली जाए तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम्स है कई रकम के, हाउ टू वॉक अबाउट, उसको ब्रेल सिखाना या बाकी कोई भी चीज़ दिखाना। जी उनकी साइकोलॉजिकल ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कंजेनिटली ब्लाइंड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, कंजेनिटली ब्लाइंड की लिमिटेशन ये है कि उनका कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए उनको आगे से सब कुछ दिखाना पड़ता है जी कि भाई ये, सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स जिसके लिए ब्लाइंड को हम ट्रेनिंग देते हैं और ये सारी करते हैं। जी अकॉर्डिंग टू द ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस, कौन सी उम्र में उसकी ब्लाइंडनेस है, अकॉर्डिंगली उसको ये। अब जिसने 5वीं-6वीं तक पढ़ने के बाद जिसका आईसाइट चली गई कोई एक्सीडेंट से या कोई बीमारी से, तो उनके लिए फिर वो ब्रेल सिस्टम से सिखाना या उसको एडजस्ट कराना, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, जैसे कि आपने हमारे व्यूअर्स को आज के टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने एग्जाम्पल्स के साथ विद डायग्राम्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी।
Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. थैंक यू. That was all about the today's discussion. This is time for the closing of our session. Thank you so much. चलो हो गया ना.